वेलकम टू एएशआर आईएएस इंस्टीट्यूट। ये हमारी वेबसाइट है aashar.com। यहाँ पे हमने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो है ऑनलाइन टेस्ट। तो जब आप ये क्लिक करोगे तो ये स्टूडेंट लॉगिन पेज आता है। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके स्टूडेंट पैनल पे जाके टेस्ट देना है। फर्स्ट टाइम यूजर के लिए आपको साइन अप करना है। तो ये साइन अप में आप अपने डिटेल्स डालिए। इसके अंदर आपको ईमेल आईडी कंफर्मेशन भी आएगा जिसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। और जब आप ये साइन अप करते हैं तो कोर्स में आप लास्ट कोर्स ये जो है फ्री जीएस डेली ऑनलाइन टेस्ट ये सिलेक्ट कीजिए। तो आपको इस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। आप एक बार ये कोर्स में एनरोल हो जाओगे तो आपके स्टूडेंट पैनल पे आपको सारे ये डेली टेस्ट विजिबल हो जाएंगे। तो ये डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स टेस्ट हो गए। तो ये प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस हम आपको 10 सवाल एमसीक्यूज बना के पूछेंगे, तो आप वो टेस्ट ले सकते हैं। तो इस नई फैसिलिटी का जरूर फायदा उठाए। अभी हम देखेंगे 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो 15 दिसंबर के हिंदू न्यूज़पेपर से हमने ये 8 न्यूज आइटम सिलेक्ट किए। पहला न्यूज आइटम है राज्यसभा पासिस डिसेबिलिटीज बिल विथ मोर बेनिफिट्स। तो ये ऑलरेडी इंडिया का एक डिसेबिलिटीज एक्ट है 1995 का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। बट क्योंकि इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये रेटिफाई किया 2007 में, तो इंडिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन था कि वो अपनी डिसेबिलिटीज रिलेटेड प्रोटेक्शंस फर्दर इम्प्रोवाइज करे। तो टू इम्प्रूव दोज एस्पेक्ट्स हमने नया बिल फॉर्मुलेट किया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल 2014। फेब 2014 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अब 3 साल पूरे होने को आएंगे, अब जाके ये बिल राज्यसभा में पास हुआ है। तो अगले दिन अब ये लोकसभा में भी पास होना है और उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा। तो ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग इसीलिए रहा क्योंकि ये बिल इंट्रोड्यूस राज्यसभा में किया गया था। तो जब गवर्नमेंट राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करती है तो इवन लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद, नए गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी ये बिल सर्वाइव करते हैं। अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो पेंडिंग रहता है वहां पे, तो वो बिल लैप्स हो जाता है। जब लोकसभा लैप्स होती है तो ये सारे बिल्स भी लैप्स हो जाते हैं। तो ये रूल है, तो इसलिए ये बिल सर्वाइविंग है और अब ये पास किया गया है। तो इसमें सिग्निफिकेंट प्रोविजंस किया है। सबसे पहले तो रिजर्वेशंस फॉर डिसेबल्ड पीपल इंक्रीज किया गया है, और उससे पहले डिसेबिलिटीज, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज एक्सपांड की गई है। तो ये 1995 का एक्ट था, इसमें खाली 7 डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज थी। अब इस बिल के अंदर 21 डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड है। और डिसेबल्ड के लिए रिजर्वेशन जो था वो भी इंक्रीज किया है, 3% से अभी 4% हो गया ये गवर्नमेंट जॉब्स में। हायर एजुकेशन में 3% से 5% हो गया है। और ये रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है कि एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और बाकी दूसरे जो मेजर प्रोविजंस है वो ये है कि जो फाइन्स है, इम्प्रिजनमेंट है, अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंटली एबल पीपल के अगेंस्ट, तो ये फाइन और इम्प्रिजनमेंट इम्प्रूव किया गया है, फर्दर स्ट्रिंजेंट किया गया है। 6 मंथ से ये 2 years हो गया है। फाइन 10,000 से 5 लाख हो गया है। और दूसरा है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके पावर्स इंक्रीज कर दिए गए। इवन स्टेट कमिश्नर जो है उनके भी रेगुलेटरी पावर्स इंक्रीज किए गए हैं। और फाइनली हमको जो देखना है ये 7 डिसेबिलिटीज कौन सी थी, अब 21 कौन है, तो ये हम यहाँ देखेंगे। तो जो ओरिजिनल 7 डिसेबिलिटीज इनमें से थी 21 में से, ये पहली है लो विजन, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स 4 हुई, 5वीं है मेंटल इलनेस, और 6ठी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो ये 6 डिसेबिलिटीज, और 7वीं जो थी वो थी मेंटल रिटार्डेशन। बट अब वो टर्म यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, वो इसकी जगह पे यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको ऐड किया गया है। तो काफी सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी होती है जैसे डाउन सिंड्रोम, तो वो इसमें आती है। और जो नई डिसेबिलिटीज ऐड की गए वो आप देख सकते हैं यहाँ है हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीजेस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इन सबको सिग्निफिकेंस दिया गया है। तो और इसमें से दो डिसेबिलिटीज थी वो अमेंडमेंट के साथ आई, क्योंकि ओरिजिनली बिल में भी 19 डिसेबिलिटीज थी, पर अब जो पास हुआ है उसमें 21 डिसेबिलिटीज है। तो 2 अमेंडमेंट से बिल में अमेंडमेंट करने से ऐड की गई। तो वो 2 डिसेबिलिटीज है, ड्यू टू एसिड अटैक डिसेबिलिटी और पार्किंसंस डिजीज। तो ये 2 डिसेबिलिटीज है। तो इनमें से जो सिग्निफिकेंट है जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और पार्किंसंस डिजीज, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये होते क्या है। पहला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मतलब 2 लोग जिनको ऑटिज्म है वो सेम नहीं होंगे, मतलब ये पूरे रेंज पे वेरी करती है, पूरा एक स्पेक्ट्रम है।
लीस्ट अफेक्टेड टू मोस्ट अफेक्टेड। सो किन लोगों को काफी ज्यादा होता है, किन लोगों को काफी कम इसका डेफिशिएंसीज होती है। तो इसमें ट्रेड्स क्या होती है, ऑटिज्म में क्या होता है, उनको सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत आती है, बातचीत करने में, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स वेल डेवलप नहीं होती है, तो इसका सोशल प्रॉब्लम है सच। इमेजिनेटिव प्ले उनका डिफिकल्ट होता है, उनका काफी रिपीटेटिव बिहेवियर वगैरह होता है, तो ये सारा देखा जाता है। तो ये सारा डिसऑर्डर ब्रेन फंक्शन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। और इसका कॉज क्या है वो अब तक क्लियर नहीं है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स बताते, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताते, बट कंफर्म्ड कॉज अब तक पता नहीं चला है। दूसरी डिजीज जो है, डिसऑर्डर है, ये है पार्किंसंस डिजीज। सो ये डिसेबिलिटी जो होती है जनरली लोग ओल्ड एज में पाई जाती है, 60 इयर्स के प्लस लोगों में, और काफी केसेस में जल्दी भी आ जाती है, अर्ली ऑनसेट होता है, जैसे 40 इयर्स से भी हो जाता है। तो ये भी अगेन ब्रेन डिसऑर्डर है। तो इसका ट्रेड्स होते हैं कि बॉडी शेक होती है, ट्रेमर्स होते हैं, तो उनको वॉकिंग में, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन में उनको काफी दिक्कत होती है। लेटर स्टेजेस में इवन डिमेंशिया, हेलुसिनेशन होने लगता है, उनको कुछ अलग ही दिखाई देने लगता है, वो अलग ही डर जाते हैं, ऐसे वगैरह उनके फीचर्स हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी अगेन ब्रेन में न्यूरॉन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होता है, मोटर नर्व्स को जो बराबर सिग्नल्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ये पार्किंसंस डिजीज होती है। अगला जो है वो है कैबिनेट क्लियर्स बिल टू गिव ऑटोनॉमी टू 12 मेजर पोर्ट्स। तो ये है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2016। ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो ये बिल अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये अप्रूव किया है। तो ये गवर्नमेंट बिल होगा, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा पास करे, राज्यसभा पास करे, फिर रेसिडेंट असेंबली, फिर ये एक्ट बनेगा। तो ये बिल जो है ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो है 1963 का, उसको रिप्लेस करने के लिए है। तो इसके अंदर जो 12 मेजर पोर्ट्स है, बोथ ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पे जो ये मेजर पोर्ट्स है इंडिया के, उनके फंक्शनिंग में ज्यादा ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस लाने के लिए ये किया गया है। तो काफी सारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, तो इन ऑपरेटर्स को फ्रीडम मिलेगी कि वो टैरिफ्स खुद डिसाइड करे कि क्या टैरिफ्स हो गए अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। जो टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स जो है वो अब तक फिक्स करती थी टैरिफ्स, उनका अभी फंक्शन होगा कि वो जो टैरिफ फिक्स करेगी वो सिर्फ एक रेफरेंस टैरिफ रहेगा, वो फाइनल नहीं रहेगा। इवन बोर्ड जो है पोर्ट अथॉरिटीज के, उनको रिड्यूस कर दिया गया है, कॉम्पैक्ट कर दिया है कि एफिशिएंटली फंक्शन करे, और एक इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड भी रहेगा इसके लिए। तो ये प्रोविजंस है बोर्ड्स के रिलेटेड। अगला न्यूज आइटम है एनजीटी इश्यूज नोटिस टू यूपी सिविक बॉडीज। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये 2010 में एनजीटी एक्ट पास होके स्टैब्लिश हुआ था, 2011 से फंक्शनल है। इनके चेयरमैन भी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज स्वतंत्र कुमार है। और ये ग्रीन ट्रिब्यूनल एक कोर्ट की तरह ही फंक्शन करती है ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस। तो जल्दी उनकी सुनवाई हो और उनके ऊपर जजमेंट आए, इसलिए सेपरेट ट्रिब्यूनल ये बनाया गया है। तो ये कोर्ट बेंचेस ही है जो केस सुनती है। फिलहाल न्यूज ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्वेश्चन किया है यूपी गवर्नमेंट को कि उनके अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंपेंसेशन क्यों नहीं मांगा जाए उनसे, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के जो उनका फंक्शन था, ऑब्लिगेशन था उनको करना कि जो सीवेज है, अनट्रीटेड सीवेज गंगा रिवर में डिस्चार्ज ना हो, उसको लिए वो प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये एनजीटी कह रही है कि आपके अगेंस्ट फिर हम एनवायरमेंटल कंपेंसेशन चार्ज क्यों ना करें, तो ये आप रिप्लाई करो। तो इवन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने काफी सारे डायरेक्शंस दिए पर यूपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो इसलिए ये ऑर्डर आया है, शो कॉज नोटिस आया। तो गंगा रिवर क्लीन करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो जैसे क्लीन गंगा मिशन है, तो ये सारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो गंगा रिवर भी काफी वास्ट है, काफी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है जो गंगा बेसिन में है। तो गंगा बेसिन काफी वास्ट है, मतलब जो सारे गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज जहाँ पे भी फ्लो करती है, पूरे जो रीजन है उसको गंगा बेसिन कहते हैं। तो ये काफी सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज यहाँ है। पर गंगा रिवर फ्लो करने वाली स्टेट्स अलग है, वो 5 स्टेट्स है जिनको क्लीन गंगा मिशन जो उनके अंदर है, ये गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज लिस्ट की गई है। तो क्लीन गंगा मिशन जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उसके अंदर काफी सारा अलोकेशन हुआ है ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बने जाए, एस्टेब्लिश किए जाए, जाके सीवेज ट्रीट होके ही डिस्चार्ज हो, अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज ना हो, पोल्यूशन कम हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एफ्लुएंट्स जो है वो भी डिस्चार्ज होना कम हो, और जो ह्यूमन सीवेज भी आ रहा है सारा वो डिस्चार्ज उसका ट्रीट हो, प्लस इवन ह्यूमंस जो गंगा रिवर में बाथ लेते वगैरह जो डिस्चार्ज करते वो भी कम हो, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं।
प्लस जो गवर्नमेंट है उनका ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि ये क्लीन करने के लिए इनिशिएटिव्स वो ले, ड्रेजिंग करे यहाँ पे, तो सारे जो पोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है उसको क्लीन अप किया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है, पर गवर्नमेंट्स अभी तक एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रही है, वो देखा जाता है। तो क्लीन गंगा मिशन के अंदर 5 स्टेट्स है जिनके थ्रू रिवर गंगा फ्लो करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगला न्यूज आइटम है अगेन एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी ने ये ऑर्डर दिया है अभी फिलहाल, इंटरिम ऑर्डर, कि जो ग्लास कोटेड मांझा होगा काइट फ्लाइंग के लिए उसको पूरे देश में बैन किया जाए। तो ये ऑर्डर सब मांझे के लिए एप्लीकेबल है, जो भी है, चाइनीज हो, कॉटन हो, नायलॉन हो, पर अगर ग्लास कोटेड है तो वो बैंड है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2015 में ऐसा ही एक ऑर्डर दिया था, पर सिर्फ इलाहाबाद के लिए था और चाइनीज मांझे के लिए था, पर इसको अभी एक्सपांड करके एनजीटी ने पूरा नेशन वाइड बैन ऑर्डर किया है। तो मकर संक्रांति भी अभी आएगी जनवरी में, स्टार्ट ऑफ जैन में, तो ये इनिशिएटिव उसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि ये ग्लास कोटेड मांझे की वजह से काफी सारी डेथ्स हो जाती है, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस वगैरह काफी लोग मर जाते हैं, तो इसीलिए ये प्रिकॉशन लिया गया है। अगला न्यूज आइटम है ईस्टर्न घाट्स गेटिंग सम अटेंशन एक्सपर्ट्स। तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर काफी सारी कमिटीज भी बिठाई गई है, उनके कंजर्वेशन के लिए, फ्लोरा फौना कंजर्वेशन के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, पर ईस्टर्न घाट्स के ऊपर अवेयरनेस अभी लेट आ रही है, पर आ रही है। तो ईस्टर्न घाट्स भी सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे काफी सारे एंडेंजर्ड मैमल्स पाए जाते हैं, तो इनके नाम पता होना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी जनरली इकोलॉजी एनवायरमेंट पर वो काफी वेग सवाल भी पूछ लेती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट मैमल्स है, मैमल्स आर लार्जर एनिमल्स एंड दे आर एंडेंजर्ड। तो ये फिशिंग कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट पहले भी न्यूज में आ चुका है, हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी फिर से मेंशन्ड है। तो इंडियन पेंगोलिन, बार्किंग डियर, माउस डियर, ये वगैरह जो स्पीशीज है ये एंडेंजर्ड मैमल्स है जो ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो ये जो रस्टी स्पॉटेड कैट है ये स्मॉलेस्ट कैट इन द वाइल्ड है, तो ये पाई जाती है नागार्जुन सागर और श्रीशैलम सेंचुरी में, जो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और ये दोनों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में वो शेयर करते, दोनों स्टेट्स में लाया करता है। और यहाँ पे लार्जेस्ट कैट जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी पाया जाता है, और ये स्मॉलेस्ट कैट भी पाई जाती है, तो ये सिग्निफिकेंट है। ये पहले भी न्यूज में आ चुका है, जैसे मैंने कहा रस्टी स्पॉटेड कैट के लिए, तो ये याद रखना जरूरी है। तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, एक तो ये ईस्टर्न घाट में है, दूसरा ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, तीसरा ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच शेयर होता है, और चौथा है कि यहाँ लार्जेस्ट कैट और स्मॉलेस्ट कैट इन द वाइल्ड दोनों पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर और रस्टी स्पॉटेड कैट। फिर अगला न्यूज आइटम है एजुकेशन रिलेटेड। तो ये जो हम देख रहे हैं हिंदू में सीरीज चल रही है एजुकेशन, तो ये नेक्स्ट आइटम है इसमें, कंट्रास्टिंग रियलिटीज इन प्राइमरी एजुकेशन। तो हम देख रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए पब्लिक सेक्टर स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, पब्लिक स्कूल्स प्लस प्राइवेट स्कूल्स भी है, पर फिलहाल प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है। इवन रूरल एरियाज में पेरेंट्स, गार्डियंस चाहते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े। रीजन इसका ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन जनरल माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स में अच्छा है, और वो कुछ हद तक सही भी है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स काफी सारी एस्टेब्लिश की गई, हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में भी देखा था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए ऑल ओवर इंडिया, रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी। तो स्कूल्स तो एस्टेब्लिश हो गए, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसमें अभी भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स को काफी अच्छा पे मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स में इतना अच्छा पे नहीं होता है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी कम है। तो वो क्वेश्चन है, कोई कोई प्राइवेट स्कूल्स में भी क्वालिटी कम देखी गई है, तो चार्ज काफी हाई करते हैं, फीस उनकी काफी हाई होती है, और वो अपने टीचर्स को पे भी कम करते हैं। तो ये सारे कंट्रास्टिंग फीचर्स है पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स के। और यही है कि क्लास 2 टेक्स्ट बुक भी जो है वो क्लास 5 स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे ही हालत होती है काफी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे वर्क करना काफी जरूरी है। जो टीचर एब्सेंटीज्म है वो भी काफी हाई होता है, हम देखते गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो ये जो दिया भी गया है डेटा, ये वही है, एक टीचर एब्सेंटीज्म के ऊपर है, और एक है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु कैन रीड स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट, चिल्ड्रन बियॉन्ड क्लास 2। तो ये एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आता है, उसके अंदर का डेटा है, वो है। तो टीचर एब्सेंटीज्म मतलब टीचर्स स्कूल से एब्सेंट रहती है, तो उसका पूरा ये रेंज दिया गया है। -100% मतलब के जितनी टीचर्स मैंडेटेड है उससे भी ज्यादा टीचर्स अवेलेबल है और क्लासेस में रहती है, तो बेटर टीचर प्यूपिल रेशियो होता है। तो ये
स्टेट्स यहाँ पे है, आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन, और जैसे जैसे कलर लाइट होता है वो कम हो रहा है। 0% मतलब बैलेंस्ड है। उसके आगे जो जा रहा है वो है टीचर एब्सेंटीज्म। तो काफी स्टेट्स में टीचर एब्सेंटीज्म काफी हाई है। अब देख रहे हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पे। तो काफी टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, वो वेकेंट भी हो जाती है सीट्स, मतलब टीचर्स है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेनी स्कूल्स में। और ये है डेटा रिगार्डिंग रीडिंग कैपेबिलिटीज। तो ये हम देख रहे हैं, येलो में है गवर्नमेंट स्कूल्स, ब्लू में है प्राइवेट स्कूल्स, और ये ओवर द ईयर दिया गया है। तो इस साल भी हर साल में जैसे है, गवर्नमेंट स्कूल्स का फेयरिंग पुअर है, प्राइवेट स्कूल्स फेयर बेटर। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि ये गैप कम हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। अगला न्यूज आइटम है नेशन वाइड ब्लैक मनी चेस कंटिन्यूस। तो हम काफी न्यूज सुनते हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस रेड्स हो रही है और काफी सारा ब्लैक मनी पकड़ा जा रहा है, जो डिमोनेटाइज करेंसी में भी है, जो गोल्ड भी है। काफी 90 kg गोल्ड पकड़ा गया मुंबई में भी। तो गोल्ड पकड़ा जा रहा है, इवन न्यू करेंसीज जो है वो हाई अमाउंट में भी पकड़ी जा रही है। तो ये सारे इंसिडेंसेस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो सिर्फ वो एक हाईलाइट करने के लिए ये आर्टिकल डाला गया है। और जो लास्ट न्यूज आइटम है वो है IS ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स इंडस्ट्री एक्सपोज्ड आफ्टर इराक लॉसेस। तो इराक में फिलहाल चल रहा है वॉर बाय द इराकी फोर्सेस, अटैक बाय द इराकी फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ US टू कैप्चर मोसुल। तो मोसुल जो है वो IS कंट्रोल में है, IS के अंदर है, इस्लामिक स्टेट के अंदर। और अभी फोर्सेस सिर्फ अडजॉइनिंग रीजन्स में ही पहुंच पाई है। तो मोसुल अभी तक अटैक कॉन्क्वर नहीं हुआ है, IS के पास ही है। पर ये रीजन्स में भी इराकी फोर्सेस को अभी पता चला है कि यहाँ पे फुल फ्लेजेड फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई थी इस्लामिक स्टेट ने यहाँ पे, टू डेवलप कार बॉम्ब्स, मिसाइल्स वगैरह यहाँ डेवलप होती थी। तो मिसाइल्स के जो शेल केसिंग्स, मेटल पार्ट्स, वो स्क्रैप मेटल से ही आते थे यही रीजन से। और जो ये एक्सप्लोजिव्स चाहिए, प्रोपेलेंट्स चाहिए, वो सारा टर्की से आता था। टर्की से सीरिया से थ्रू पास होके वो इस्लामिक स्टेट को यहाँ पे पहुंचता था। यहाँ फैक्ट्रीज में ये बाकायदा मिसाइल्स, बॉम्ब्स बनते थे, उनको ग्रीन कलर किया जाता था, उनपे IS का स्टैंप लगाया जाता था और फॉर्मल तरीके से पूरा ये स्प्रेड किया जाता था। जहां जहां IS फाइट कर रही है वहां पे ये पहुंचाया जाता था। तो ये पूरा अभी एक्सपोज हुआ है। तो ये न्यूज है। तो हमको हमने ये इमेज, हमने मैप काफी बार हमने ये देखा है। तो एक ही मैप को आप बार बार देखो कि आपको याद रहे कि ये कहाँ है। मोसुल इराक में, जहाँ पे इराकी फोर्सेस इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। दो और प्रोमिनेंट रीजन्स जो आजकल बहुत न्यूज में, वो है पल्मीरा, जो हमने डिस्कस किया है। पल्मीरा में इस्लामिक स्टेट का ही कंट्रोल है। सीरियन गवर्नमेंट, बशर अल असद गवर्नमेंट ने ये कैप्चर किया, पर इस्लामिक स्टेट फिर से यहाँ आ गई उसी ओवरनाइट। तो पल्मीरा अभी भी IS के पास है। और तीसरा है अलेप्पो, जहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट फाइट कर रही है, नॉट अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट बट अगेंस्ट सीरियन रिबेल्स, जो चाहते हैं कि बशर अल असद स्टेप डाउन करे। जो ये शिया गवर्नमेंट है, तो ये सुन्नी रिबेल ग्रुप्स मेजरली है, जो ये बशर अल असद के अगेंस्ट, सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और इनको US सपोर्ट कर रही है, सीरिया को रशिया सपोर्ट कर रही है, सीरियन गवर्नमेंट को। तो ये पूरा यहाँ पे अलेप्पो के लिए ये वॉर चल रहा है। तो इट्स डिफैक्टो इवन US रशिया वॉर, ऐसा है। तो ये काफी न्यूज में है फिलहाल भी। तो आज के पेपर में भी ये पूरा इमेज आया था, हमने काफी डिस्कस किया है इसको, 2 दिन पहले भी डिस्कस किया है रिगार्डिंग अलेप्पो, कि कैसे वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो रहे हैं, लोगों की भी जान जा रही है। तो ये न्यूज है। तो यही आज के न्यूज आइटम्स। ये सब आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट जहाँ पे ये PDF अपलोडेड है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ये डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।